जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस का। साइंस में भोजन का टॉपिक रहने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही साथ जो आपका फर्स्ट पेपर में ईवीएस सब्जेक्ट होता है, ईवीएस में भी ये टॉपिक आता है। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कॉमन होता है, फर्स्ट पेपर में आपका ईवीएस होता है, सेकंड में नहीं होता है, और सेकंड पेपर में साइंस होता है, फर्स्ट पेपर में साइंस नहीं होता है। तो ये भोजन टॉपिक है, यानी फूड जो भी टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक साइंस और ईवीएस दोनों में ही आता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं साथियों, आज भोजन क्या है और भोजन के बारे में, भोजन के स्रोत क्या हैं, भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। लेकिन मैं चाहूँगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज फिर समय बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण सेशन पर। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, भोजन यानी फूड, फूड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे भोजन है क्या, यानी भोजन क्या है, ऊर्जा के स्रोत होता है। भोजन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी भोजन की डेफिनेशन यहीं से निकल रही है, भोजन क्या, ऊर्जा का स्रोत होता है। सभी जीवधारियों को जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए जीवधारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी कि सभी जीवधारी जो भी होते हैं वो क्या है, उनको जैविक प्रक्रिया यानी दिनचर्या में जो भी क्रियाकलाप कार्य करते हैं, दौड़ते हैं कोई कार्य करते हैं, सबको क्या है, कोई कोई किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी भोजन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए जीवधारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जीवधारियों के लिए ऊर्जा का स्रोत भोजन है, यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वही भोजन है। ऊर्जा का स्रोत भोजन होता है, यही से डेफिनेशन आ रही है भोजन की। भोजन क्या है, ऊर्जा का स्रोत भोजन कहलाता है। यह भोजन पाचन क्रिया के द्वारा सरल तथा घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। यह भोजन क्या है, पाचन क्रिया द्वारा, यानी पाचन क्रिया के द्वारा क्या होता है, सरल तथा घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। इन सरल अणुओं का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो सरल अणुओं में बदल जाता है उसके बाद इन सरल अणुओं का ऑक्सीजन गैस के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखते हैं इसके बाद, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं के भीतर दूसरे अणुओं में संचित हो जाती है। यानी क्या होता है, जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जब श्वसन प्रक्रिया हम करते हैं तो क्या होता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमारी प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाती है, और ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं के भीतर दूसरे अणुओं में संचित हो जाती है। ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा वो ऊर्जा कोशिकाओं के भीतर सभी दूसरे अणुओं में भी संचित हो जाती है। यह संचित ऊर्जा फिर अन्य जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है। जो यही संचित ऊर्जा होती है, अन्य सभी कोशिकाओं में संचित हो जाती है। यही संचित ऊर्जा क्या होती है, जो भी जैविक क्रिया होती है, जो भी क्रियाकलाप होती है, उन सब में काम आती है। जो एनर्जी संचित हो जाती है वो वही एनर्जी। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। भोजन से हमें प्रोटीन भी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होता है, विटामिन भी प्राप्त होती है, खनिज लवण भी प्राप्त होती हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। यानी ये सभी तत्व कैसे हैं, इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे विकास में और वृद्धि में और स्वास्थ्य में। यानी बिना इनके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये पांच तत्व, बिना इन पांच तत्वों के हमारे शरीर का कोई विकास नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जब तक इन पांचों की पूर्ति नहीं होगी तब तक। यानी ये पांचों ही तत्व क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। देखते हैं इसके बाद, देखते हैं भोजन करने की विधियाँ। विभिन्न जंतुओं द्वारा भोजन करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं।
यानी सभी जंतुओं द्वारा भोजन करने की विधियाँ सभी सबकी अलग अलग होती हैं। मनुष्य की भोजन करने की विधि अलग होती है, पशुओं की अलग होती है, पक्षियों की अलग होती है, सबकी भोजन करने की विधि अलग अलग होती है। मनुष्य भोजन करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करती हैं। मनुष्य किसका उपयोग करते हैं? अपने हाथों का उपयोग करती हैं। मकड़ी अपना शिकार पकड़ने के लिए जाला बनाती है। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जो है अपना शिकार करने के लिए, अपना भोजन पाने के लिए क्या करती है? अपना जाला बनाती है और जाले में जो छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मकोड़े होते हैं उनको फंसा लेती है। हाइड्रा एक छोटा जलीय जंतु है। हाइड्रा एक छोटा सा जलीय जंतु है। इसका मुख स्पर्शकों से घिरा रहता है। इसका मुख स्पर्शकों से घिरा रहता है। स्पर्शकों में कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होती है? कोशिकाएं, जिसके द्वारा यह अपने शिकार को बेहोश करके या मारकर अपने मुख में डालता है। यानी कि जो इनके अंदर कोशिकाएं होती हैं, जो इनके मुख के अंदर स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक के अंदर कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के द्वारा वो क्या है? अपने शिकार को बेहोश कर कर लेता है और बेहोश करके मारकर अपने मुख में डाल लेता है और खा लेता है। देखते हैं इसके बाद, देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत, पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। यानी कि हमारे यानी मनुष्य के भोजन के स्रोत क्या है? पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होती हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ ऐसे हैं जो हमें कृषि से भी प्राप्त होती हैं और पशुपालन से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा पेड़ों से कम प्राप्त होती है, लेकिन प्राप्त होते हैं कम। सबसे अधिक कृषि से, उसके बाद पशुपालन से। यानी जो भी हम खाना खाते हैं, अनाज वगैरह जो भी होता है वो कृषि से प्राप्त होता है। और पशुपालन से हमें दूध मिलता है। और मतलब जो भी हमें पशुपालन से, ऐसे ये हो गया मीट मछली खाते हैं, वो भी क्या एक तरह से पशुपालन ही है। तो पशुपालन से हमें भोजन प्राप्त होता है और कृषि से तो सब कुछ प्राप्त होता ही है। कृषि से हम साग सब्जी जो भी खा रहे हैं वो सब कृषि से ही प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के फसली पौधों से हमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी फसली पौधे होते हैं उनसे हमें विविध प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, कुक्कुट, बकरी, भेड़, सूअर, मछली आदि से हम भोजन प्राप्त करते हैं। देखा होगा कि जंतुओं में हम गाय से भी भोजन प्राप्त करते हैं, भैंस से, कुक्कुट से। कुक्कुट यानी कुक्कुट का मतलब है यहाँ पे मुर्गा, यानी मुर्गा, मुर्गा की मीट, मुर्गे की मीट, बकरी, भेड़, सूअर, मछली, इन सभी से हमें भोजन प्राप्त होती है। गाय, भैंस, बकरी से हम दूध पीते हैं। गाय, भैंस, बकरी से दूध पीते हैं। कुक्कुट से मांस खाते हैं, यानी कि मुर्गा होता है उससे मांस खाते हैं। एवं अंडे, उससे अंडे खाते हैं। बकरी से दूध, बकरी से क्या लेते हैं? दूध। और मांस, मांस भी खाते हैं। और सूअर से मांस प्राप्त करते हैं, सूअर का मांस प्राप्त करते हैं। इस तरह ही हमारे भोजन के स्रोत हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयव यानी घटक क्या क्या है। भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। भोजन की जो उत्कृष्टता होती है उसमें क्या कैसा भोजन है, यानी उसके किस क्वालिटी का भोजन है, उसकी उत्कृष्टता कैसे कैसे तय की जाती है। उसमें जो उपलब्ध पौष्टिक तत्व होंगे उनके आधार पर, यानी जितने अधिक पौष्टिक तत्व होंगे उतनी ही उसकी अच्छी क्वालिटी होगी भोजन की। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव होते हैं। ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं यही भोजन के अवयव होते हैं। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक हैं जो भोजन में अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यानी कि पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो भोजन में अवशोषित होकर, भोजन में मिलकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर अच्छा बनाते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः बृहत पौष्टिक तत्व एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है। यानी पौष्टिक तत्वों को दो जगह विभाजित किया जाता है। पौष्टिक तत्व, बृहत पौष्टिक तत्व यानी कि अच्छी क्वालिटी के, और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व यानी जिनसे थोड़ा बहुत पौष्टिक भोजन बनता है।
वृहद पौष्टिक तत्व आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाती हैं। जो बृहद पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या है, आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ क्या करते हैं, शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और पानी, ये सब क्या बृहद पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और पानी, ये सब क्या है बृहद पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें विटामिन और वसा दोनों में घुलनशील और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या होता है, विटामिन में क्या होता है, विटामिन और वसा दोनों में घुलनशील होती है। यानी विटामिन क्या होती है, वसा यानी जल में और वसा में दोनों में घुलनशील होती हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं, और उसमें क्या आवश्यक जो भी सूक्ष्म खनिज होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए बुनियादी मूलभूत जरूरत है। यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत किस में पड़ती है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कार्यात्मक दक्षता के लिए, उत्पादकता, बुनियादी मूलभूत जो भी ज़रूरत है उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन, जल एवं वृक्षांश हैं। भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं वृक्षांश, ये भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं इसके बाद भोजन की सफाई, यानी हमें भोजन की सफाई भी रखनी चाहिए। भोजन की सफाई क्यों आवश्यक है, भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, यानी भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। यानी कि भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। भोजन केवल हमारी मुख को संतुष्ट नहीं करता बल्कि विभिन्न शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। यानी वह साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उससे समझना, अच्छी तरह समझा रहे हैं हम। भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। भोजन केवल हमारी भूख को संतुष्ट नहीं करता, यानी ये हम ये कहें कि भोजन से केवल भूख नष्ट होती है, केवल भूख को संतुष्ट नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ विभिन्न शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। भोजन जो भूख खत्म करने के साथ साथ हमें हमें जो शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाकलाप होती हैं, उनके लिए पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यदि भोजन स्वच्छ न हो तो इससे हमें लाभ के बदले हानि हो सकती है। यानी भोजन स्वच्छ नहीं होगा, भोजन प्रदूषित होगा तो उससे क्या होगा, हमें लाभ नहीं होगा लेकिन हानि होने लगेगी। इसलिए भोजन की सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की सफाई से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट न हों। यानी भोजन की सफाई करनी चाहिए लेकिन ऐसी करनी चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व वो नष्ट न हों। यानी सफाई करनी चाहिए लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं करनी चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व भी धुल जाएँ, पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाएँ, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सफाई करनी चाहिए लेकिन उस हिसाब से करनी चाहिए, उसके पौष्टिक तत्व उसमें बने रहें। कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हम कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे कच्चा खाते हैं जबकि कई अन्य भोज्य पदार्थ हम पकाकर खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे खाए जाते हैं, कुछ पकाकर खाए जाते हैं। खाना पकाने के समय भी हमें भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यानी खाना हम पका रहे हैं, खाना पकाने के समय हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ हम खाना पकाते हैं वो जगह साफ एवं स्वच्छ रहनी चाहिए।
खाने को धोकर पकाना चाहिए, धोकर इसमें जिसमें क्या है वो स्वच्छ हो जाए। खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक पकाने से उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को यदि अधिक देर तक पकाएंगे, ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। खाना यथासंभव ताज़ा होना चाहिए, यानी खाना हमें ताज़ा ही खाना चाहिए। जहाँ तक बासा भोजन नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकता है, यानी बासा भोजन जो होगा उससे हमें नुकसान हो सकता है, उससे हमें नुकसान हो सकता है। देखते हैं इसके बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट, जिसे खाद्य अपमिश्रण कहा जाता है। यानी खाद्य पदार्थों में जो भी मिलावट हो जाए उसे क्या कहते हैं, खाद्य अपमिश्रण। से बचने के लिए भी भोजन करने से पहले इसकी गुणवत्ता के बारे में पता करना आवश्यक है। यानी खाद्य पदार्थों में हम कोई कुछ मिलावट कर रहे हैं, मिलावट हुआ ले रहे हैं, कहीं बाजार से खरीद रहे हैं तो क्या है उसे अपमिश्रण कहते हैं। और अपमिश्रण से बचने के लिए, इससे से बचने के लिए हमें भोजन करने से पहले इसकी गुणवत्ता के बारे में पता करना चाहिए। इसकी कैसी गुणवत्ता है, कैसा गुण है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की स्थिति में मिलावटी पदार्थों को निकालने के लिए इसकी सफाई आवश्यक है। यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की स्थिति में मिलावटी पदार्थों को निकालने के लिए इसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है। भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भोजन की सफाई के बाद, सफाई कर लें उसके बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करती हैं, भोजन परिरक्षण का। किसका, भोजन परिरक्षण का प्रयोग करती हैं। भोजन परिरक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विकारीय भोजन वस्तुओं का भौतिक या रासायनिक दोनों उपचारों द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उनकी पौष्टिकता कायम रखी जाती है और उनका जीवन काल बढ़ा दिया जाता है ताकि वे जल्द नष्ट न हो पाएं। यानी कि भोजन परिरक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विकारीय भोजन वस्तुओं की भौतिक या रासायनिक या दोनों उपचारों द्वारा ऐसे रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है भोजन को जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण उनकी पौष्टिकता कायम रखी जाती है, यानी उसकी पौष्टिकता बनी रहे और उनका जीवन काल बढ़ा दिया जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है, ताकि वे जल्द से नष्ट न हो पाए, जल्दी खराब न हो पाए। भोजन परिरक्षण के लिए सामान्यतः 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। भोजन को परिरक्षण यानी भोजन के रक्षण के लिए 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणालियाँ हैं जीवाणुनाशक प्रणाली एवं जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली। एक प्रणाली जीवाणुनाशक यानी जिससे जीवाणु में जो कीटाणु पैदा होते हैं वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरी जीवाणु निष्क्रिय यानी जिसमें जीवाणु हमें बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते हैं वहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट। जीवाणुनाशक प्रणाली में खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह पकाने के बाद उन्हें डिब्बा बंद कर जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। यानी जीवाणुनाशक प्रणाली क्या होती है, खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह पकाने के बाद उन्हें डिब्बा में बंद कर दिया जाता है और जीवाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली में जीवाणुओं और एंजाइमों को कई तरीके से लवणन, शुष्कन, निर्जलन, अम्लोपचार आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। नमक के घोल एवं चीनी में खाद्य वस्तुओं का परिरक्षण इसी का उदाहरण है। यानी नमक के घोल एवं चीनी में खाद्य वस्तुओं का परिरक्षण, नमक के घोल से खाने की चीज़ें स्वस्थ रखी जाती हैं और चीनी में भी स्वच्छ रखी जा सकती हैं। ये क्या है, ये जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली का ही एग्जाम्पल है। खाद्य वस्तुओं से नमी को निकाल देने को निर्जलन कहते हैं। यानी खाद्य वस्तु जो भी होती हैं खाने की चीज़ें, उनमें से नमी यानी जल को निकाल देने को निर्जलन कहती हैं। निर्जलन शब्द आ रहा है। निर्जलन क्या है, यानी खाने की वस्तुओं में से जो नमी होती है, जल के अणु होते हैं, जल को निकाल देने, बिल्कुल जल उसमें नष्ट कर देने को निर्जलन कहते हैं। पत्तीदार सब्जियों, फूलगोभी आदि को इसी विधि से सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। यानी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं कुछ और फूलगोभी होती है उसको सुखा लिया जाता है। वो ये कौन सी विधि है, निर्जलन विधि ही कहते हैं इसे।
खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी की कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करती हैं। यानी जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं होती है उनका द्रव्य कुंचन कर देती हैं नमक और चीनी। द्रव्य कुंचन का मतलब उसमें से ये जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं तथा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की इस निष्क्रियता के कारण नमक के घोल अथवा चीनी की गाढ़ी चाशनी में परिरक्षित पदार्थों का जीवन काल बढ़ जाता है। यानी कि सूक्ष्म जो जीव होती हैं इसकी निष्क्रियता के कारण ही नमक के घोल अथवा चीनी की गाढ़ी चाशनी में रखे हुए पदार्थों का जीवन काल बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक आदि के अधिक संख्या में मौजूद होने या फिर खाद्य वस्तुओं में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के मौजूद होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को भोजन विषाक्तन कहते हैं। यानी भोजन विषाक्तन किसे कहते हैं? भोजन विषाक्तन। खाद्य पदार्थों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक इनके द्वारा खाद्य पदार्थ से रोग उत्पन्न होता है आदि के अधिक संख्या में मौजूद होने या फिर खाद्य वस्तुओं में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के मौजूद होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को भोजन विषाक्तन कहते हैं। यानी जीवाणु कवक द्वारा भोजन से हमें क्या रोग उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहते हैं? विषाक्तन कहते हैं। भोजन विषाक्तन की समस्या से बचने के लिए भी भोजन की सफाई करना आवश्यक है। यानी भोजन की सफाई नहीं करेंगे तो हमें भोजन विषाक्तन की परेशानी होने लगेगी। यानी अनेक नए नए रोग उत्पन्न होने लगेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो देखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।